आज हम लोग देखेंगे कोशिका कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका का टेक्निकल नाम क्या होता है? साइटो। साइगो नहीं, साइको मतलब क्या होता है? पागल। साइटो, कोशिका का टेक्निकल नाम क्या है? साइटो। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका की सबसे पहली खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने करा था 1665 में। उन्होंने मृत कोशिका की खोज करी थी किसमें? पेड़ की छाल पे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने किया था। ठीक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लीडन एवं स्वान ने। किसने दिया था? स्लीडन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने मतों पर कोशिका के बारे में बहुत सारे विस्तृत जानकारी प्रदान करे। देखिए, एक होता है ओवरऑल सबसे छोटा, और एक होता सबसे छोटा सबसे बड़ा, और एक होता है मानव में सबसे छोटा सबसे बड़ा। तो ओवरऑल देखें तो सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में। और सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे में। अब मानव में देखते हैं। मानव में सबसे छोटा कोशिका किसमें पाई जाती है? स्पर्म में, मेल के स्पर्म में। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? फीमेल के अंडाणु में। ठीक। देखिए, सबसे लंबी और सबसे बड़ी दोनों में क्या अंतर है? कुतुब मीनार बहुत लंबा है, ताजमहल बहुत बड़ा है। तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन में पाई जाती है। मस्तिष्क में जो ब्रेन है उसमें क्या होती है? न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, जो क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक। विभाजन रहित कोशिका होती है। न्यूरॉन कैसी कोशिका है? जो विभाजन नहीं कर सकती। कोशिका विभाजन किसको कहते हैं? जब एक पुरानी कोशिका दो नए कोशिका का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। तो न्यूरॉन क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं कर सकती। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन करता है, बहुत तीव्रता से कोशिका विभाजन करता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो तेजी से कोशिका विभाजन करता है? तो लीवर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब कोशिका के बारे में मेन अध्ययन स्टार्ट करते हैं। जैसे आप बहुत सारे ईंट को जोड़ते जाएंगे तो क्या बनेगा? दीवार। और दीवार मिल के बहुत सारे दीवार मिल के क्या बनता है? एक कमरा बनता है। ठीक। और कमरे को सिस्टमेटिक ढंग से सजा दोगे तो क्या बन जाता है? घर। उसी प्रकार क्या होता है? कोशिका कोशिका बहुत सारी कोशिका मिलकर आपस में क्या बनाती है? ऊतक। ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाता है? अंग। जैसे हृदय हो गया। कोई कोई बहुत सारे कोशिका आपस में मिलकर हृदय बनाएगा, लीवर बनाएगा, आमाशय बनाएगा। ये सब क्या करते हैं? बहुत सारे ऊतक मिलकर ऑर्गन अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? मानव शरीर का निर्माण करते हैं। आप शरीर का निर्माण हम देखेंगे कोशिकांगों के बारे में। कोशिका के अंग, पहला क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसको क्या कहते हैं? और प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। जंतु जो हम हो गए, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चीता, ये सब क्या है? जीव जंतु, जिसमें क्या होता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक। पादप जैसे एक जगह स्थिर रह के हिल डुल सकते हैं, वो क्या है? पादप है। उसमें क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसको बोलते हैं? जिस कोशिका के बाहर पाई जाने वाली लची झिल्ली जो है वो कैसी होती है? उसकी प्रकृति कैसी होती है? पतली होती है, लचीली होती है, चयनात्मक पारगम्य होते हैं। ठीक है। वो हानिकारक पदार्थों को ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसके अलावा वो ऑक्सीजन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आवश्यक तत्वों को ग्रहण करते हैं, हानिकारक तत्वों को ग्रहण नहीं करते हैं। कोशिका झिल्ली किसके बना होता है? कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से कोशिकांगों को घेर कर रखती है, कोशिका के अंगों को घेर के रखती है। किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? तो फास्फोरस और प्रोटीन की बनी होती है। फास्फोरस और प्रोटीन की बनी होती है। वह कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। ठीक। उस कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्षा प्रदान करती है। बाहर के हानिकारक धूल धक्कड़ इन सब से बचाने का कार्य कौन करता है? कोशिका को, कोशिका झिल्ली। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पदार्थों का आगमन में नियंत्रण करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। परासरण विसरण की क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली। आगे देखते हैं अब कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति केवल पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते, केवल पादप में पाए जाते हैं। ठीक। कोशिका भित्ति को सेल वॉल भी कहते हैं।
कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। यह मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? बाह्य आघातों से सेल्स को बचाने का कार्य करता है। भित्ति मुख्य रूप से कैसी होती है? कोशिका भित्ति की परत काफी कठोर होती है। ठीक, वो क्या करता है? पूर्ण रूप से पारगम्य करता है, जितने भी सभी पदार्थ को अपने ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक, किसी भी पदार्थ चयनात्मक पारगम्य नहीं है पिछले जैसे। ठीक, ये सभी प्रकार, इसमें क्या होता था, कुछ इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, जो उसके लिए फायदेमंद है, उसको ही सिर्फ ग्रहण करता था। लेकिन कोशिका भित्ति में क्या होता है? सभी पदार्थ को वह ग्रहण करने का काम करता है। वो नहीं देखता कि कौन पदार्थ मेरे लिए हानिकारक है, कौन फायदेमंद है, सभी पदार्थों को ग्रहण करता है। ठीक, क्योंकि कोशिका भित्ति कैसी होती है? कठोर होती है। तो पानी का दबाव जब कोशिका के अंदर पानी का दबाव जैसे बढ़ेगा तो क्या होती है? फटने से बचाता है। किसको? कोशिका भित्ति को। कोशिका को फटने से कौन बचाता है? कोशिका भित्ति। चलिए जैसे इसमें देखते हैं, ये अंदर वाला पार्ट क्या है? ये वाला अंदर वाला वो कोशिका झिल्ली है, जो किसका बना होता है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। ठीक, बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है? सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, जो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सूत्रकड़ी का भी कहते हैं, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है। कैसे चलता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बनकर किसमें प्रवेश करता है? कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, ये 38 एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। फिर से सुनिए, ये 38 एटीपी क्या करता है? एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो कि आगे जाके ये ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में हमें पावर दे। एक बार ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। ये वैज्ञानिक के नाम से ही उस कोशिकांग का नाम लिख दिया, मतलब दे दिया गया है, गोल्जी बॉडी। ठीक, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? परिवहन का कार्य करता है। वो किसका परिवहन करता है? विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक, इसकी संरचना कैसी होती है? चपटी थैलीनुमा संरचना होती है, जो कि सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? प्रोटीन का संशोधन करता है। ठीक, कि कौन सा प्रोटीन बॉडी के लिए फायदेमंद है, कौन सा हानिकारक है, उसका पहचान, उसका संशोधन करने का कार्य किसका है? तो क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी का है। ठीक, फिर पैकेजिंग और परिवहन का कार्य करता है। किसका परिवहन करता है? विभिन्न फायदेमंद पदार्थों का, और क्या बोलते हैं, प्रोटीन और लिपिड का क्या करता है? परिवहन करता है, पैकेजिंग करता है। ठीक, स्त्राव करने में मदद करता है, स्त्राव करने में भी मदद करता है। और सबसे मेन इसका इम्पोर्टेंट कार्य क्या है? लाइसोसोम बनाने में सहायता करता है। लाइसोसोम एक अलग से कोशिकांग का ही नाम है, ठीक, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए एम मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जी मतलब गोल्जी बॉडी। मैं शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते जाऊंगा। ठीक, आप ध्यान। माइटोकॉन्ड्रिया में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, क्रेब्स चक्र पूछेंगे कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये गोल्जी बॉडी किसका परिवहन करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे देखिएगा, कोई इंसान दौड़ रहा है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत कहाँ पर से? उसको पैर में ऊर्जा की ज़रूरत है। तो पैर की कोशिका क्या करती है? ऊर्जा जनरेट करती है, बाकी कोशिकाओं से ज़्यादा। ठीक, बाकी अंगों से ज़्यादा। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत किस में है? मुंह में है, और खड़ा हूँ तो पैर में है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? ऊर्जा का निर्माण, सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता मेरे को कहाँ है? एक तो मुंह में है, एक तो पैर में है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि पैर में ही खड़ा हूँ तो बाकी एरिया में ऊर्जा का निर्माण नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी अंगों की अपेक्षा जो पैर है और मुंह है, उसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा के परिवहन करने का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक, रानी, जिसको वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक, रासायनिक का कार्य का है? जल संग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक, जैसे आप देखे होंगे, ये जंतु पादप दोनों में पाए जाते हैं। जंतु में छोटा होता है, पादप में बहुत बड़ा होता है राजधानी। ठीक है,
ये क्या करता है, जल संग्रहण का कार्य करता है। जैसे आप देखे होंगे बॉडी में कितना परसेंट पानी होता है, 65%, 75 के आसपास पानी की मात्रा रहती है। अब पानी पियोगे, आप लोग का थिंकिंग मतलब लोग कैसे क्या सोचते हैं पता है, कि सारा पानी कहाँ है, पेट के अंदर में। पेट के अंदर में नहीं रहता पानी, पेट के अंदर में सिर्फ 1 ही लीटर रहता है बस। बाकी सारा पानी कहाँ रहता है, कोशिका के अंदर जो वैक्यूल्स रहते हैं, ठीक, पूरा बॉडी में जितनी सेल्स है उसके अंदर में क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, बाकी सारा पानी उपस्थित है। जैसे 10 लीटर आप पानी पियो तो 1 लीटर सिर्फ किसमें होगा, आपके बेसिकली 10 लीटर तो नहीं पी पाओगे, मतलब 5 लीटर पानी पिए हो तो 5 लीटर में से 1 लीटर किसमें होगा, सिर्फ आपके पेट में होगा, ठीक। बाकी सारा पानी कहाँ होगा, वैक्यूल्स में होगा। अब पेट में भी कौन से अंग है, पेट का भी अलग से देखेंगे, उसका चैप्टर अलग से है तो पाचन तंत्र में। बट जो पानी का संग्रहण कौन करता है, छोटी आंत बड़ी आंत कौन करता है, तो बड़ी आंत क्या करता है, पानी का संग्रहण करता है, छोटी आंत क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है, ठीक। तारक काय, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक। इसे कि सेंट्रोसोम किसने दिया, बॉबेरी ने दिया। सेंट्रोसोम क्या कार्य करता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का कार्य करता है। अब देखते हैं, समझिए, कोशिका विभाजन क्या होता है, पुरानी कोशिका से दो नई कोशिका का निर्माण क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। एक कोई कोशिका है, उससे दो नई कोशिका का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन, ठीक। इसे पुनर्निर्माण कह सकते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ कोशिका विभाजन किसमें होता है, लीवर में होता है, ठीक। अब ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। अच्छा, एक बात आप सोचे होंगे कि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता फिर भी ट्यूमर क्यों हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर क्यों हो जाता है। देखिए, ब्रेन में दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, एक न्यूरॉन सेल्स 90% पाए जाते हैं जो कि कोशिका विभाजन नहीं करते, और वही 10% क्या पाए जाते हैं, गिलियल सेल पाए जाते हैं, गिलियल कोशिका। वही गिलियल कोशिका में क्या होता है, वो 10% जो गिलियल कोशिका है उसमें क्या पाए जाते हैं, तारक काय सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम पाए जाते हैं जिसके कारण ये गिलियल सेल क्या करता है, विभाजित करती है। अच्छा, कैंसर या ट्यूमर किसको बोलते हैं, किसी भी कोशिका का अनियमित विभाजित होना, कंटिन्यू विभाजित होते रहना, जरूरत से ज़्यादा विभाजन क्या कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है। तो ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है, 90% न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं जिसमें क्या नहीं होते, तारक काय सेंट्रोसोम नहीं होते, बट 10% उसमें क्या पाए जाते हैं, गिलियल सेल पाए जाते हैं जिसमें क्या होते हैं, ये सेंट्रोसोम होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोशिका विभाजन अनियमित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक। आगे देखते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या करता है, आंतरिक कंकाल के रूप में कार्य करता है, आंतरिक कोशिका को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर देखिए, ये वाला पोर्शन क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। ये वाला पोर्शन क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस नाम से है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, देखो छोटे छोटे डॉट 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 क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ किसका निर्माण होता है, राइबोसोम बेसिकली किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ क्या है, राइबोसोम है, जिसके कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फैट वर्सेस चर्बी का निर्माण करता है, ठीक। इसी के बारे में देख लिया, अब सेंट्रोसोम के बारे में देख लिए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के बारे में देख लिए, ठीक। आगे कोशिका में देखेंगे राइबोसोम, जिसे खोज करता कौन है, पैलाडे। राइबोसोम मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, राइबोसोम मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, किसमें करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड में, ठीक। इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। देखिए, किसकी अभी तक क्या क्या चर्चा कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्गी काय के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, राइबोसोम के बारे में देख रहे हैं अभी। ये राइबोसोम जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड पाए जाते हैं, ठीक, जो कि प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। राइबोसोम के को दो भाग में बांटा जाता है, एक 70S, एक 80S। अब देखते हैं 70S 80S क्या होता है।
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को दो भाग में बांटते हैं, 70S, 80S। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, आकार के आधार पर निर्धारित करते हैं, किंतु उसे आंखों से देखकर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह बड़ा है कि छोटा है। उसे लिक्विड में क्या करते हैं, दोनों दोनों पदार्थ को लिक्विड में, दोनों वस्तु को लिक्विड में छोड़ते हैं। जो जल्दी नीचे गिर गया वो क्या है, जिसका उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा है, वह 80S है। जो लेट से नीचे गिरा वो क्या है, 70S है। तो देखते हैं 70S क्या है। एस का मतलब क्या होता है, यहाँ एस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक। 70S कैसा होता है, छोटा होता है। क्यों, क्योंकि फ्लूइड में वह लेट से क्या करता है, नीचे की ओर जाता है, ठीक। 70S प्रकार के राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं। बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसको किसको बोलते हैं, ये इसमें अंतर आगे समझाऊंगा। कोशिका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान में रखो अभी कि जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, उसे देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। जिसे नग्न आंखों से बिना सूक्ष्मदर्शी का देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रक, केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक। ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग या ब्रेन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं। यही न्यूक्लियस सबको नियंत्रित करेगा। ये न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया को नियंत्रित करेगा, गोल्गी को नियंत्रित करेगा, वैक्यूल्स को नियंत्रित, सेंट्रोसोम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम को नियंत्रित करता है। और भी कोशिकांग है जो आगे पढ़ेंगे, उनको भी ये जो केंद्रक है वो नियंत्रित करता है, ठीक। केंद्रक के अंदर मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं, ठीक। केंद्रक के अंदर बेसिकली प्रोटीन का मात्रा कितना, 80% प्रोटीन पाए जाते हैं और 10% क्या पाए जाते हैं, डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं, ठीक। इसे मुख्य रूप से कंट्रोलर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कंट्रोलर, समझा दिया आपको। न्यूक्लियस क्या करता है, सबको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। न्यूक्लियस के अलावा जितने कोशिका के अंदर कोशिकांग है, उसको सबको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, केंद्रक न्यूक्लियस करता है, ठीक। कोशिका के एक विशेष अंग की बात करेंगे हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने करा था, डी डुबे ने किया था। किसने करा था लाइसोसोम की खोज, डी डुबे ने। लाइसोसोम के पास एक विशेष प्रकार का पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जल अपघटनी एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, साफ सफाई का काम भी करता है, आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। कोशिका के पाचन का कार्य करते हैं। कोशिका का पाचन का कार्य कैसे करें, जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है कि हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर देता है, तो क्या करता है ये लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को अपने पास बुलाता है, पूछता है उसे काम क्यों नहीं कर रहे हो तुम ऐसे करके, तो बोलता है आज मन नहीं है, आज संडे है, काम नहीं करेंगे करके। तो क्या करता है लाइसोसोम, अच्छा काम नहीं करोगे तुम, ऐसे करके क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसको ऊपर छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो जाती है, ठीक। ये साफ सफाई का भी काम करता है कोशिका के अंदर। कभी कभी ऐसा क्या होता है पता है, कभी कभी सारे कोशिकांग काम करना बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं काम करेंगे, तो सब सारे कोशिकांग बोलेंगे कि हम लोग काम नहीं करेंगे। ये सुन के क्या होता है, लाइसोसोम क्या करता है, भड़क जाता है। क्या करता है, भड़क जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या करता है, वो खुद को फाड़ देता है। तो खुद को फाड़ेगा, उसके अंदर क्या भरा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, पूरे कोशिका को मार देता है, नष्ट कर, पूरी कोशिका को नहीं मारता, जिस कोशिका के अंदर या लाइसोसोम जो फटा है उस कोशिका को पूरी तरीका से नष्ट कर देता है, ठीक। इसे सुसाइड बैट, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को और क्या कहते हैं, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यह लाइसोसोम हमारी कोशिका के लिए बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है, देखिए जैसे कोई कोशिकांग काम करना बंद कर दिया, तो वहाँ वो कोशिकांग, उस कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांग मर के वह उस कोशिका में सड़ती रहेगी, घूमती रहेगी, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। तो वो क्या करता है, ये जो क्या बोलते हैं लाइसोसोम है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थोड़ा बहुत छोड़ता है, उसको नष्ट करने का काम करता है, कोशिका के अंदर साफ सफाई करने का काम करता है। देखिए यहाँ आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते,
ठीक। आरबीसी, जैसे आप लोग को पता ही होगा कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। ठीक। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद वो शरीर में सड़े गले घूमते रहेगा, उसको भी साफ सफाई करना जरूरी है ना। तो क्या करेंगे, उसमें तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो खुद को नष्ट कहाँ करता है, स्प्लीन मतलब प्लीहा तिल्ली में जाता है। वो 120 दिन तक बॉडी में चक्कर काट के घूम के विभिन्न प्रकार के संवहन क्रिया करके, रासायनिक क्रिया करके, वो लास्ट में कहाँ जाके समाप्त होता है, मरता है, स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली में जाके। ठीक। ये लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं, कोशिका की साफ सफाई करने का कार्य करते हैं। जैसे लॉकडाउन में आप देखे होंगे, पुलिस वाला क्या करता था, बहुत तेज मार दी, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत तेज पड़ गया, तो यहाँ पर का कोशिका क्या हुआ, इतने दूर का कोशिका मर गया। ठीक। इतने दूर एकदम काला पड़ गया। ठीक। काला पड़ गया तो क्या होता है, सेकाई करते हैं, उतने दूर की कोशिका पूरा मर गया। पुलिस वाले डंडा में क्या किया, मारे तो कोशिका का क्या मर गया, लाइसोसोम ही मर गया। ठीक। और लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम मर गया मतलब इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरा बाहर निकल गया, जितने भी कोशिकांग है सबको क्या कर डाला, मार दिया। ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ पूरा पूरा क्या हो गया, काला हो गया डंडे के मार की वजह से। फिर वहाँ आओगे घर तो पूरा देखोगे यहाँ काला हो गया है। फिर इसके बाद उसको क्या करते हैं, गर्म पानी से सेकाई करते हैं, गर्म कपड़े से। फिर क्या होता है, आसपास की जितनी कोशिकाएं वो एक्टिव हो जाता है, हो क्या गया ऐसे करके। तो फिर आसपास की जितनी कोशिकाएं हैं वो ऐसे झांक झांक के देखने लगते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, कुछ डैमेज हुआ है, ज़्यादा थोड़ी ना, ऐसे करके देखते हैं तो पूरा यहाँ काला हो गया है। तो क्या करते हैं, लाइसोसोम पहले क्या करते हैं, अपने यहाँ देखते हैं कि सब ठीक है ना, अपने यहाँ ऐसे करके। फिर दूसरे कोशिका को क्या करता है, थोड़ा थोड़ा जितने भी मृत कोशिका है डंडे के मार की वजह से, जो जितने भी मर गया कोशिका, सड़ गया है, वो क्या करता है, उसको सब कोशिकाएं जो सही सलामत है उसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उसके लाइसोसोम जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थोड़ा थोड़ा छिड़क देते हैं मरे हुए कोशिकाओं को, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वह जितने भी गंदगी है, जितने भी मरे हुए कोशिका, वह नष्ट होकर कोशिका विभाजन, वो नष्ट होकर समाप्त हो जाते हैं। ठीक। क्या कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि मारा डंडा पुलिस वाले ने, लाइसोसोम ही फट गया, मतलब लाइसोसोम फटा मतलब जितने भी कोशिकांग सही सलामत है वो नष्ट हो गए, जिसके कारण लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कहते हैं। ठीक। अब आगे देखते हैं, ये जीव द्रव्य जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक। इसमें 80 क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में 80% जल पाया जाता है, जो कि जीव द्रव्य कैसा होता है, कलरलेस, रंगहीन होता है। जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिका द्रव्य, एक केंद्रिका द्रव्य। आगे डिस्कशन करेंगे। जीव द्रव्य कोशिका के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, जैसे देखिएगा, आप किसी बैग में बर्तन, बहुत सारा बर्तन रखोगे किसी बैग में, उसको आप चलोगे तो ठंडा एक दूसरे से वो क्या करेगा, टक्कर होगा, जिसके फलस्वरूप बहुत सारा आवाज आएगा, घर्षण पैदा होगा, जिससे वो बर्तन जो अंदर में है वो डैमेज होने की खतरा बन रहता है। जीव द्रव्य क्या करता है, कोशिका के अंदर पूरा सब तरफ कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग है वो जीव द्रव्य के अंदर डूबा रहता है। ठीक। जिसके फलस्वरूप वो जीव द्रव्य क्या करता है, ये सब कोशिकांग को एक दूसरे से टकराने में, लड़ने में बचाता है। ठीक। इधर देखेंगे, कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर द्रव प्रोटोप्लाज्म भरा है, वो क्या है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। जो केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म भरा है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक। केंद्रिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्यों, क्योंकि अगर गलती से सारे कोशिकांग लाइसोसोम से टकरा गया तो आपको अच्छे से पता है इन सबका क्या हाल होगा। उसके कारण क्या होता है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये अपने एक दूसरे से टकराती नहीं, स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करना प्रारंभ करती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है। ठीक। ऑनलाइन किसी सामान को ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट से या किसी भी अमेजोन वगैरह से, तो आप देखोगे कि पूरा कैमरा वगैरह खरीद, बाय द वे आप कैमरा मंगाया कुछ, तो क्या होता है, सब तरफ वो सोल से क्या होता है, कार्डबोर्ड से क्या होता है, पैकिंग होते हैं अच्छे से, कि आपस में हिले डुले नहीं, लड़े नहीं, जिससे वो सुरक्षित आपके घर तक पहुंचता है। तो ऐसे ही क्या होता है, हम चलेंगे तो ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जितने भी कोशिकांग है वो आपस में टकराएंगे, तो इससे ही टकरा गया तो फिर
हो गया, तो इसके कारण क्या आवश्यक है, प्रोटोप्लाज्म हमारे कोशिका के अंदर आवश्यक है। में 80% जल पाए जाते हैं, जिसके कारण प्रोटोप्लाज्म को जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं। अगर इसमें से 80% जल में से 1% कम होगा तो आपको प्यास लगेगी, अगर 10% कम होगा तो आप मर जाएंगे। के डिस्क्रिप्शन में जितने इसका PDF है आपको मिल जाएगा। ठीक, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे कल इसका पार्ट और भी बहुत सारी चीज़ें बची है, उसका बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको एक पार्ट एक ही वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इसका पार्ट 2 पार्ट 3 में भी, पार्ट 4 भी बन सकता है। पार्ट 3 तक ट्राई करूँगा कि निपट जाए, ये ख़त्म हो जाए। इस आगे की कुछ चीज़ें देखेंगे पार्ट 2 में।